सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आयोटा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन। और मैं मनीष आपको इस चैनल के थ्रू क्लास 12 फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, जिसकी मदद से आप घर बैठे बैठे कॉम्पिटिशन्स और बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 के लेक्चर देखने जा रहे हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। प्रीवियस लेक्चर में हमने करंट क्वांटिटी को डिफाइन किया था और मटेरियल्स ना, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये कैसे हैं इनको डिस्कस किए थे। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आगे बढ़ने से पहले जो नए हैं वो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले टॉपिक पे बढ़ते हुए तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे सिंबल से। करंट डेंसिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये रहा जे, स्मॉल जे, ठीक है। अब ये करंट डेंसिटी है क्या? तो करंट डेंसिटी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, दैट इज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने डिस्कस किया था इवन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। जो एरिया होता है, ठीक है, वो एरिया वेक्टर इस सरफेस के क्या लिया जाता है? परपेंडिकुलर लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको ये करंट वायर्स जो है क्रॉस करके जा रहे हैं, तो ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू सरफेस लिया, और ये करंट जो एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। हम बस मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो मेरा जो करंट है वो आगे की तरफ कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हुए आगे की तरफ माना गया है। तो हम करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं देखते हैं स्टूडेंट्स। तो करंट डेंसिटी अ वेक्टर एट अ पॉइंट, करंट एक भले ही स्केलर हो, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो करंट डेंसिटी है इसको भी आप कैसे क्वांटिटी ले रहे हैं? एक वेक्टर। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर है। जिस पॉइंट पे हमें बात करना है उस पॉइंट पे करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड के टर्म में हम क्या बोल रहे हैं? करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, नॉर्मल एरिया। तो यहां पे बोला है करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट हैव अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया के बराबर, एंड डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट एट दैट पॉइंट। और इसका डायरेक्शन जो है करंट डेंसिटी का वो किस डायरेक्शन में लिया गया? along the direction of current at that point। तो हम अगर करंट का डायरेक्शन आगे मान रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में हमारा कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? करंट डेंसिटी का। तो यहां से हम देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी के बीच कितना एंगल दिखाई दे रहा है हमें? थीटा। तो सबसे पहली चीज, करंट डेंसिटी हम एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया के बराबर। और डायरेक्शन किस डायरेक्शन के अलोंग लिया जाता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दैट पॉइंट के बराबर। तो स्टूडेंट, ये था हमारा करंट डेंसिटी का डेफिनेशन। इसको हम और आगे डिस्कस करते हैं, तो उससे पहले अब यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले। स्टूडेंट, हमारे पास करंट डेंसिटी का डेफिनेशन है। करंट डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया। अब यहां से मैं लिख सकता हूं di इज इक्वल टू जे ds। अब हम जानते हैं कि j एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लिया जाता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जो किस डायरेक्शन लिया जाता है? सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब करंट कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो इन दो वेक्टर क्वांटिटी का मैं क्या करूं? मल्टीप्लाई, ताकि एक स्केलर क्वांटिटी मिले। तो हम जानते हैं कैसा मल्टीप्लिकेशन होगा? डॉट प्रोडक्ट। तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस, ठीक है। मतलब जो टोटल करंट फ्लो करेगा वो हम डिफाइन कर सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी थ्रू दैट पॉइंट।
ठीक है, तो ये मिल जाएगा कि उस पॉइंट से कितना करंट क्रॉस करके जा रहा होगा। अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये करंट डेंसिटी जो है वो अपना है ना, करंट डेंसिटी एनालॉगी रोल प्ले कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। सिमिलर वे में सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी मुझे करंट देगा। तो मैं करंट को क्या कह सकता हूं? करंट इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी का जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो करंट डेंसिटी का जो फ्लक्स होगा वही अपना करंट है। तो हम लिख सकते हैं करंट इज अ फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी करके। तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, करंट इज अ फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। तो ये हम इस पॉइंट को हम यहां से क्लियर कर सकते हैं एनालॉगी से, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट दे सकता है कि करंट डेंसिटी का फ्लक्स आपको क्या देता है, तो आप क्या कह सकते हैं, वो आपको करंट देता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये जो चीज निकल के आई है मेरी, ये J डॉट ds, इस J डॉट ds को मैं क्या बोल सकता हूं, ये चीज हो जाएगा J इंटू ds इंटू क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे J और ये ds के बीच में एंगल कितना है हमारा, थीटा एंगल है, तो J ds cos थीटा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये ds वेक्टर और J वेक्टर के बीच जो एंगल है उस एंगल को हम यहाँ पे थीटा लेके चल रहे हैं। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट डेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये था हमारा स्टूडेंट करंट डेंसिटी का डेफिनेशन, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन भी डिस्कस किए कि करंट डेंसिटी का इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, तो वो हमें करंट करके देता है। तो स्टूडेंट पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट जरूर। करंट डेंसिटी के डायमेंशन और एसआई यूनिट पे बात करते हैं। तो डायमेंशन पे आते हैं। डेफिनेशन है J बराबर करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो करंट का डायमेंशन आपका होता है A डिवाइडेड बाय एरिया L स्क्वायर। तो A बाय L स्क्वायर को हमने लिख दिया AL पावर -2। तो ये तो हो गया करंट डेंसिटी का डायमेंशन। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट के। तो एसआई यूनिट ऊपर आएगा एम्पियर और नीचे इसका एसआई यूनिट हो जाएगा स्टूडेंट हमारा मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दैट इज AM पावर -2, ये हो गया इसका एसआई यूनिट। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस करंट डेंसिटी के देखते हुए दो प्रॉपर्टीज कि अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज वैरी करे, ठीक है, लेट्स से एक ही वायर में हो सकता है कि लेट्स से एक एंड वायर का लेट्स से ज्यादा हो और एक एंड वायर का क्या हो, कम हो, ठीक है। ये फ्लूइड जैसी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पर सेकेंड जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे, ठीक है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड मेरे क्या कर रहे होंगे, लीव करेंगे, ठीक है। एरिया जब बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रूल के हिसाब से, और एरिया जब घटेगा तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सच दैट कोई भी चार्ज बीच में एक्यूमुलेट नहीं करेगा। क्योंकि अगर बीच में कोई चार्ज एक्यूमुलेट करता है तो मेरा जो वायर है जिनसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो वायर जो है वो क्या होने लग जाएगा, नेगेटिवली चार्ज होना लग जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि आपका एरिया बढ़ जाए या घट जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने चार्ज एंटर करेंगे पर यूनिट टाइम उतने ही चार्ज लीव करेंगे पर यूनिट टाइम। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, पहला पॉइंट हमने लिखा है चार्ज एंटरिंग एट वन एंड ऑफ कंडक्टर इक्वल टू चार्ज लिविंग एट द अदर एंड। जितना चार्ज एंटर किया, सपोज 3 चार्ज एंटर किया एट वन एंड, वो किसके बराबर है, 3 चार्ज लिविंग एट द अदर एंड। ये किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा, इसे वॉयलेट नहीं कर सकता। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, सो करंट डज नॉट चेंज विद चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि चार्ज पर यूनिट टाइम एंटरिंग इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम लिविंग, तो एरिया चेंज होने से आपका करंट चेंज नहीं होगा। तो
एंड कंडक्टर रिमेन्स अनचार्ज्ड व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट। और जब आपका चार्ज फ्लो कर रहा है किसी वायर से तो ये जो कंडक्टर है वो आपका अनचार्ज रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल को फॉलो करता रहेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा करंट डेंसिटी पे डिस्कशन। तो आगे बढ़ने से पहले आप यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले ले स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जब करंट एक वायर में फ्लो कर रहा होगा तो उस वायर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन मेरे? फ्री इलेक्ट्रॉन। किसमें? कंडक्टर में, क्योंकि कंडक्टर में आपका करंट फ्लो होता है तो उसमें हम डिस्कस करते हैं। तो सपोज ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने लैटिस लिया है, उस लैटिस के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाने की कोशिश की है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया अक्रॉस अ कंडक्टर तो वो रैंडमली मूव कर रहा होगा ड्यू टू द एनर्जी गेन फ्रॉम द रूम टेम्परेचर। ठीक है, वो एनर्जी के कारण, रूम टेम्परेचर के कारण उसको उतनी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कि वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा होगा और वो जब तक कोलिजन नहीं होता है तब तक एक स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। जैसे कोलिजन हुआ अपना पाथ चेंज किया, फिर कोलिजन हुआ पाथ चेंज किया। तो इस तरह से ड्यू टू कोलिजन वो अपना पाथ चेंज करते करते इस टाइप से रैंडम मोशन कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखा है ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। और वो थर्मल एनर्जी हम जो बात कर रहे हैं वो कहां से मिले? इसे रूम टेम्परेचर से। तो हम केटीजी के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी बोल सकते हैं? 3/2 kT, जहां T तो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो मेजर किया जाएगा इन केल्विन। जैसे रूम टेम्परेचर पे बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए तो ये आपका 300 है ना, लेट्स से 25 में 273 ऐड करिएगा तो 273 प्लस 25 लगभग 300 केल्विन हो जाएगा। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो K है अपना, K कैसे डिफाइन किया जाता है? K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम बोलते हैं R/Na। ठीक है, R तो आपका गैस कांस्टेंट हो गया, Na आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट हो गया। तो R/Na दैट इज 6 है ना, ऊपर R SI यूनिट में आता है 8.314 और नीचे Na की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। इसकी वैल्यू हमारी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 निकल के आती है। ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और T टेम्परेचर, M क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन की स्पीड। और रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी आती है? 10⁶ मीटर पर सेकेंड या लगभग 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा कोलिजन होते हुए भी। पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात करूं, वेलोसिटी बोलूं, तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में यहां से यहां में कितना डिस्प्लेस हुआ होगा ये मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन? हार्डली 1 मिलीमीटर। तो इस पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आपको बोल दिया जाता है कि लेट्स से दिस टाइम में बॉडी ने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, वहां से आप टाइम निकाल लेंगे और वो टाइम को यहां पुट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू लिया जाता है स्पीड इलेक्ट्रॉन की 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी जो होगी मेरी फ्री इलेक्ट्रॉन की वो ली जाती है अराउंड 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले अब यहां तक का स्क्रीनशॉट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो अगला टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए लेट्स से ये मेरा लैटिस स्ट्रक्चर है और ये उसके ग्रिड लाइंस दिखाए मैंने। ठीक है, अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब किसी कंडक्टर वायर के अक्रॉस आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा। तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम में अभी हमने बोला ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी जो उसे रूम टेम्परेचर में मिली होगी, वो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो रैंडम मोशन जो होगा जब तक कोलिजन नहीं होगा तब तक एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा होगा, फिर यहाँ गया होगा, फिर कोलिजन के बाद यहाँ पाथ आया होगा। कोई भी रैंडम पाथ में आ सकता है। उसको, उस मोशन को, इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम नाम क्या दे रहे हैं? ब्राउनियन मोशन। तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्राउनियन मोशन कर रहा है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इस इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, आप जब इस कंडक्टर को, ये आपका कंडक्टर का
लेट्स से शेप है, ठीक है, इसको आप जब लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन इस पाथ में जाना चाहता था, ये जो लाइंस है ये लाइंस है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो ये जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इन इलेक्ट्रॉन पे कहां लगेगा, पीछे की तरफ, तो ये इलेक्ट्रॉन हल्के से क्या हो जाएंगे, हमारे ड्रिफ्ट हो जाएंगे पीछे की तरफ। नॉर्मल पाथ जो जाना चाहते थे उससे हल्के से क्या हो जाएंगे, हमारे ड्रिफ्ट हो जाएंगे, फिर यहां जाएगा, ये जाना यहां चाहता था, अब हल्का सा पहले पहुंच जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर यहाँ पे ये हल्का सा डिस्प्लेस होते हुए ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पहुंचेगा। तो हम यही कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने नॉर्मल पाथ को छोड़ के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स हल्के से क्या हो जाएंगे, आपके ड्रिफ्ट हो जाएंगे और कुछ इस तरह से पाथ को फॉलो कर रहे होंगे। और सबसे बेसिक अजम्पशन, आफ्टर एवरी कोलिजन आपका जो स्पीड लेना है इलेक्ट्रॉन का वो कितना लेना है, इनिशियल स्पीड 0, और जो इलेक्ट्रॉन पे जो मेरा फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, ma, ठीक है, तो वो ma फोर्स किसके बराबर हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आगे है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो होगा Q into E। तो हम बोल सकते हैं यहां से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा E डिवाइडेड बाय m। इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना है, तो मैं अगर उत्सव से बोलूं, इस मोशन को एनालाइज करूं, तो एक्सेलरेशन तो कितना आ गया मेरे पास, E डिवाइडेड बाय m, ठीक है। अब यहां से इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन पता है, तो अगर मैं बोलता हूं बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, दो कोलिजन के बीच का, सपोज यहां से यहां तक का, ठीक है, दो कोलिजन के बीच का जो पाथ होता है उस पाथ को हम नाम क्या देते हैं, उस पाथ को आप नाम देते हैं फ्री पाथ, ठीक है। तो ये इन सभी फ्री पाथ का हम एवरेज क्या नाम देते हैं, मीन फ्री पाथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीन फ्री पाथ, ठीक है। मीन फ्री पाथ क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और उन सभी पाथ का एवरेज हमने लैम्डा माना, और दो कोलिजन के बीच के टाइम को हम नाम दे रहे हैं टाउ, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। अब हम यहाँ पे इन के मदद से इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि ये जो फ्री पाथ है ये फ्री पाथ की वैल्यू कितनी होगी, और ये जब इलेक्ट्रॉन लेट्स से कोलाइड करेगा, 0 वेलोसिटी होगा, फिर इलेक्ट्रॉन को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट कराएगा, और एक्सेलरेट कराते कराते एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम नाम क्या देंगे स्टूडेंट्स, मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही निकालना चाहते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था एट रूम टेम्परेचर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम स्पीड भी बोल सकते हैं, इज 10⁶ मीटर पर सेकेंड, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात करूं, इट इज 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इनकी मदद से हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।